न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ दिव्या पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की खबरों के साथ। हरिद्वार कुंभ 2027 की तैयारियों को लेकर प्रशासन तैयार। सीएम धामी ने आचार्यों और संतों के साथ बैठक की। 13 अखाड़ों के आचार्यों और संतों के साथ बैठक की। सीएम ने कुंभ स्नान की प्रमुख तिथियों की घोषणा भी की है। ऐसे में हरिद्वार में होने वाले कुंभ 2027 की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 13 अखाड़ों के आचार्यों और संतों के साथ बैठक की है। बता दें, बैठक में सीएम ने 2027 कुंभ स्नान की प्रमुख तिथियों की घोषणा की है और मुख्यमंत्री ने कहा है कि अखाड़ों के संतों से सुझाव और मार्गदर्शन लिया गया है। सभी संतों ने दिव्य और भव्य कुंभ आयोजन के लिए आशीर्वाद दिया है। उन्होंने कहा है कि कुंभ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में पूरी तैयारी के साथ आयोजित किया जाएगा ताकि श्रद्धालुओं को बेहतर अनुभव मिल सके। कुंभ मेला 2027 का पहला शाही स्नान मकर संक्रांति को 14 जनवरी 2027 को होगा। दूसरा अमृत स्नान और फिर मौनी अमावस्या 6 फरवरी, बसंत पंचमी 11 फरवरी, माघ पूर्णिमा 20 फरवरी और महाशिवरात्रि का अमृत स्नान 6 मार्च 2027 को और फागुन का अमावस्या अमृत स्नान 8 मार्च 2027 को। नया संवत्सर का नया साल 7 अप्रैल को। मेष संक्रांति अमृत स्नान 14 अप्रैल 2027 को। श्री रामनवमी का 15 अप्रैल 2027 को और चैत्र पूर्णिमा का 20 अप्रैल 2027 को होगा। आज हमारे सभी अखाड़ों के पूज्य संतगणों के साथ बैठक भी थी। उनके साथ उनके सुझाव भी लिए गए, उनका मार्गदर्शन भी लिया है। सभी ने एक स्वर में भव्य और दिव्य कुंभ आयोजित करने पर अपना आशीर्वाद दिया है और हम पूरी तैयारी के साथ हर तरीके से एक शानदार कुंभ हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में उसको आयोजित करेंगे और एक अच्छा अनुभव कुंभ में आने वाले लोगों के लिए होगा, ऐसा हमारा हर संभव प्रयास है। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून में यूकास्ट ने विश्व आपदा प्रबंधन शिखर सम्मेलन और 20वां राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी सम्मेलन की शुरुआत की है, जहां पहले दिन केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। इस दौरान मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि उत्तराखंड, हिमाचल और पर्वतीय राज्य आपदा की दृष्टि से बेहद संवेदनशील है, इसलिए यहां सम्मेलन का आयोजन महत्वपूर्ण है। राज्य में नए रडार और वेदर स्टेशन लगाए गए हैं। तो वहीं सीएम धामी ने केंद्रीय मंत्री की घोषणाओं के लिए धन्यवाद देते हुए बताया कि पंतनगर, हरिद्वार और औली में रडार लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 50 से अधिक देशों के प्रतिनिधि सम्मेलन में आपदा, जलवायु परिवर्तन और भूस्खलन पर चर्चा करेंगे। साथ ही सीएम ने सिलक्यारा टनल रेस्क्यू के 3 वर्ष पूरे होने पर इसे सिलक्यारा विजय दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री जी, इस विश्वविद्यालय के आयोजक प्रोफेसर घनशाला और सारे का सारा प्रशासन, ये वर्ल्ड समिट ऑन डिजास्टर, इसके आयोजन के लिए एक ऐसे समय में जब उत्तराखंड की सिल्वर जुबली भी है, जब हमारे टनल रेस्क्यू के 2 वर्ष भी मुकम्मल हो रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि इस तरह की गोष्ठी के लिए उत्तराखंड से बेहतर और कोई वेन्यू हो भी नहीं सकता था, क्योंकि जिस तरह की आपदाएं गत 2-4 वर्षों से यहाँ पर गुजरी हैं, हमारा विशेष केंद्र बिंदु सारे शोध का डिजास्टर को लेकर के उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और अभी जो फ्लैश फ्लड्स हुए हैं उसको लेकर के पंजाब का जो सरहदी इलाका है दरियाए रावी के साथ उसके साथ हमारा केंद्र बिंदु है। और उसको लेकर के बहुत सारी नई व्यवस्थाएं की हैं, नए रडार्स यहाँ स्थापित किए गए, नए वेदर स्टेशंस कायम किए गए हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि बहुत अधिक व्यस्तता थी उनके कार्यक्रमों की, उसके बावजूद यहाँ आए और 3 स्थानों पर उन्होंने डॉपलर रडार हमारे यहाँ लगाने की घोषणा करी है, पंतनगर में, हरिद्वार में और औली में। और ये 28 नवंबर का जो दिन है
ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है जिस दिन विश्व आपदा सम्मेलन हो रहा है। डिजास्टर के क्षेत्र में 50 से भी अधिक देशों के लोग यहाँ आए हैं और जो आज जलवायु परिवर्तन से लेकर तमाम प्रकार के भूस्खलन है, आपदा है, उस सब पर चर्चा करने के लिए आगे इस प्रकार की चुनौतियों का कैसे सामना किया जाए। तो 3 दिनों तक ये सम्मेलन चलेगा। निश्चित रूप से इसमें से ऐसा तत्व निकलेगा, ऐसा अमृत निकलेगा जो केवल उत्तराखंड के लिए ही नहीं, पूरे विश्व के लिए आने वाले समय में आपदाओं से निपटने में बहुत मदद करेगा, बहुत सहायता करेगा। और आज सिलक्यारा टनल रेस्क्यू अभियान सफलता का भी जो है आज ये तीसरा वर्ष है, मतलब तीसरा वर्ष हो गया। आज ही का दिन है जहां हमारे 41 श्रमिक भाई अपनी जीवन की लड़ाई लड़ रहे थे, उनको सफलतापूर्वक बाहर निकाला जा सका। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी आज के दिन बहुत धन्यवाद करता हूं कि उनके सहयोग से, उनके मार्गदर्शन में हमारे वैज्ञानिकों ने काम किया, राज्य सरकार, केंद्र सरकार की सभी एजेंसियों ने काम किया। तो अगली खबर की ओर रुख करेंगे। विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन और 20वें उत्तराखंड राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिक सम्मेलन 2025 का शुभारंभ हुआ है, जहां कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। तो वहीं इस दौरान सीएम धामी ने अपने संबोधन में आपदाओं को लेकर लोगों की आम धारणा पर बात की। उन्होंने कहा कि कई बार दूसरे राज्यों के लोग पूछते हैं कि जहां आपदा आई क्या वहां भारी निर्माण कार्य हुआ था। उन्होंने बताया कि दिल्ली जाने पर या फोन के माध्यम से भी उनसे कई लोगों ने यही सवाल किया है, जिसको लेकर उन्होंने स्पष्ट किया है कि राज्य में कई ऐसे स्थान हैं जहां कोई भी निर्माण कार्य या ढांचा मौजूद नहीं था, फिर भी बादल फटने, लैंडस्लाइड और भारी नुकसान की घटनाएं हुई हैं। मैंने दिल्ली एक स्थान के लिए केवल दिल्ली नहीं कहा, मैंने कहा दिल्ली गया तो मुझे कुछ लोग मिले, लेकिन अन्य जगह से भी लोगों के मुझे फ़ोन आते थे कि क्या ज़्यादा निर्माण कार्य तो नहीं हुए हैं वहाँ पर, ऐसा तो नहीं हुआ है। लेकिन बहुत सारे स्थानों पर कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ और कोई स्ट्रक्चर ऐसा नहीं बना, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पर बादल फटे हैं, वहाँ भूस्खलन आया है, नुकसान हुआ है। तो हमने कहा कि इसमें शोध की आवश्यकता है कि आखिर इसके पीछे क्या कारण है कि ऐसे ऐसे क्षेत्रों में जो उच्च हिमालयी क्षेत्र है जहां पर कोई निर्माण कार्य नहीं है, फिर भी वहां पर आपदा आई। तो अगली खबर की ओर रुख करेंगे। विकासनगर में एक बार फिर गरजा बुलडोजर, 70 बीघा अवैध प्लॉटिंग पर चला बुलडोजर। एमडीडीए ने एक साथ 3 जगह पर कार्रवाई की। अवैध प्लॉटिंग को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। तो ये विकासनगर में एक बार आपको बता दें फिर अवैध प्लॉटिंग पर बड़ी कार्रवाई हुई है, जहां एसडीएम विकासनगर विनोद कुमार के निर्देश पर एमडीडीए की टीम ने एक साथ 3 जगह पर कार्रवाई करते हुए तकरीबन 70 बीघा अवैध प्लॉटिंग को बुलडोजर की मदद से ध्वस्त कर दिया है। कार्रवाई के दौरान सबसे पहले टीम ने विवेकानंद अस्पताल के पास करीब 20 बीघा अवैध प्लॉटिंग को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया, जिसके बाद आपको बता दें टीम अपना बुलडोजर लेकर शाहपुर, कल्याणपुर, पोंटा रोड पर पहुंच गई, जहां और 20 बीघा अवैध प्लॉटिंग को जमींदोज कर दिया गया। और तीसरी सबसे बड़ी कार्रवाई शिमला में, शिमला बाईपास शेरपुर क्षेत्र में करीब 30 बीघा अवैध प्लॉटिंग को देखते ही देखते प्राधिकरण के बुलडोजर ने मिट्टी में मिला दिया। वहीं लगातार हो रही इन कार्रवाई के जरिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का संदेश साफ है कि उत्तराखंड में अवैध कब्जा और अवैध प्लॉटिंग करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। यही वजह है कि पछवा दून क्षेत्र में एमडीडीए का बुलडोजर लगातार गरज रहा है और अवैध प्लॉटिंग करने वाले भूमाफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। तो एक और विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित रावत हमारे साथ विकासनगर से लाइव जुड़ गए। अमित, विकासनगर में 3 जगह पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई है, क्या कुछ अपडेट है आपके पास?
जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, पिछले लंबे समय से जो है बुलडोजर कार्रवाई लगातार विकास नगर क्षेत्र में जारी है। आप देख सकते हैं कि तस्वीरों के माध्यम से भी कि लंबे समय से जो प्लॉटिंग चल रही है, इन अवैध प्लॉटों की लगातार शिकायत एसडीएम विनोद कुमार के पास पहुंच रही है और उसको लेकर वो लगातार बुलडोजर कार्रवाई या फिर 70 बीघा जमीन पर टोटल विकास नगर क्षेत्र में एक बार फिर से बुलडोजर कार्रवाई की गई है, जिसमें से कि विवेकानंद हॉस्पिटल के पास वहां पर भी जो है 20 बीघा अवैध प्लॉटिंग पर भी बुलडोजर कार्रवाई की गई। उसमें 20 बीघा पर जो है ध्वस्तीकरण देखा गया है और उसके बाद जो है शाहपुर कल्याणपुर क्षेत्र में भी 20 बीघा वहां पर भी देखने को मिला है। उसके बाद तीसरी सबसे बड़ी कार्रवाई जो थी वो थी आपके शिमला बाईपास रोड पर, जो कि शेरपुर में पड़ता है। वहां पर करीब 30 बीघा के आसपास जो है अवैध जो प्लॉटिंग थी उस पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई फिर से देखी गई है। तो एसडीएम विनोद कुमार के नेतृत्व में जो है एमडीडीए विभाग की जो टीम है, उस अधिशासी अभियंता अभिषेक भारद्वाज के नेतृत्व में वो टीम और एमडीडीए की पूरी टीम गई और ध्वस्तीकरण वहां पर जो है इस बार फिर से बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिली है। और इसको देख के ऐसा लगता है कि आप, क्योंकि न्यूज इंडिया ने पहले भी इन खबरों को बड़े ही प्रमुखता के साथ दिखाया है, साफ एक संदेश जाता है कि अवैध प्लॉटिंग और कृषि भूमि पर बने हुए जो प्लॉटिंग है, जो अप्रूव नहीं हो पा रहे हैं, जो बिना सैंक्शन किए हुए अवैध रूप से इन जमीनों को जो है खुर्द-बुर्द करके और उसको प्लॉटिंग में तब्दील किया जा रहा है, तो आप जो है प्रशासन बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। लगातार इस तरीके की जो बुलडोजर कार्रवाइयां है ये बार बार देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल अमित, जिन लोगों ने अवैध कब्जा किया हुआ था, प्रशासन उन पर किस तरीके से कार्रवाई कर रही है? जो अवैध कब्जे धारक भी हैं उनको पहले भी जो है प्रशासन के द्वारा नोटिस दिया गया है। नोटिस देने के बाद उसके बाद लगातार नोटिस देने के बाद जो है ये कार्रवाई जारी है, क्योंकि पहले लंबे समय से ये पश्चिम में लंबे समय से काम, ये जो अवैध रूप से जो ये कार्रवाइयां पहले भी प्रशासन के द्वारा ये कार्रवाइयां देखने को मिली हैं और हाल फिलहाल अभी तहसील अंतर्गत जो क्षेत्र है उसमें लगातार ये कार्रवाई देखने को मिल रही है। क्योंकि विनोद कुमार का कहना है, जो एसडीएम है विनोद कुमार, जो प्लॉटिंग कर रहे हैं, भू माफिया जो अवैध तरीके से जो जमीन को जो कब्जा किए उसके बाद फिर अवैध प्लॉटिंग में तब्दील कर रहे हैं, तो इसको जो है प्रशासन के द्वारा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ताबड़तोड़ कार्रवाइयां लगातार यूं ही देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल अमित, चूंकि बुलडोजर की कार्रवाई उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड में देखी जा रही है, ऐसे में धामी सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है। अवैध कब्जों पर आगे भी कार्रवाई क्या जारी रहेगी? ठीक है, कर विस्तार से जानकारी देने के लिए अमित आपका धन्यवाद। तो बता दें आपको, जहां 70 बीघा जमीन पर अवैध कार्रवाई की बुलडोजर की कार्रवाई की गई है 3 जगह पर, विकास नगर में 3 जगह पर बुलडोजर का एक्शन हुआ है। ऐसे में अवैध प्लॉटिंग को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया है। एमडीडीए ने एक साथ 3 जगह पर कार्रवाई की। आपको बता दें, जहां एमडीडीए ने एक साथ ही 3 जगह पे कार्रवाई की। लगातार बुलडोजर की कार्रवाई उत्तराखंड में जारी है। ऐसे में विकास नगर में लगातार बुलडोजर की कार्रवाई देखी जा रही है। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। उधम सिंह नगर के जसपुर नगर पालिका में प्रधानमंत्री आवास योजना में बड़ा घोटाला सामने आया है, जहां प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेकर उन मकानों को बेचा जा रहा है और प्रधानमंत्री आवास का विज्ञापन मिटाकर पड़ोस में बने दूसरे मकान पर लगा दिया गया है। एक ऐसा ही मामला जसपुर वार्ड नंबर 16 से सामने आया है, जहां आपको बता दें, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत एक युवक को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला, जिसके बाद उस मकान को बेच दिया गया और मकान पर लगा प्रधानमंत्री आवास विज्ञापन भी मिटाकर पड़ोस में बने दूसरे मकान पर लगा दिया गया। जिसके बाद उसने एक शिकायत की, लेकिन नगर पालिका पूरे मामले को नजरअंदाज कर रही है
और कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। वहीं नगर पालिका अधिशासी अधिकारी ने कहा है कि एक व्यक्ति के नाम एक आवास आया था जिसे उन्होंने बेच दिया है, जिसके बदले में उनके द्वारा शपथ पत्र दिया गया है, जिसकी जांच कराई जा रही है। झूठे होने पर उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी। मेरे संज्ञान में एक मामला आया है। पीएम आवास योजना साजिदा बेगम वाइफ ऑफ दिलशेर वार्ड नंबर 16 के नाम अलॉट हुआ था। इनके द्वारा मकान बनाकर उनको सेल आउट कर दिया है। मेरे संज्ञान में मामला आते ही मैंने उनको नोटिस दिया। नोटिस में उन्होंने शपथ पत्र दिया है कि मेरे द्वारा मकान नहीं बेचा गया है। अब इसकी शपथ पत्र की जाँच होगी। अगर मामला झूठा पाया जाएगा तो उनके नाम की एफआईआर दर्ज की जाएगी। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें, जहां खबर देहरादून से है, बीजेपी और कांग्रेस में बयानों को लेकर गर्मागर्मी देखने को मिल रही है। तो बता दें कि अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में रहने वाले उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश रावत ने एक और बयान पर बवाल मच गया है। जहां आपको बता दें, दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बीजेपी के पन्ना प्रमुखों पर निशाना साधते हुए कहा है कि बीजेपी अपने पन्ना प्रमुखों से चुनाव में शराब और पैसा बंटवाने का काम करती है, जबकि कांग्रेस में ऐसा कोई प्रचलन नहीं है। तो वहीं बीजेपी के वरिष्ठ विधायक विनोद चमोली ने हरीश रावत पर तीखा प्रहार किया है और कहा है कि हरीश रावत के कार्यकर्ता निचले स्तर पर पिलाकर और पैसे देकर चुनाव लड़ते होंगे। पता है कि कौन क्या करता है ना, ये चीज सार्वजनिक नहीं की जा सकती क्योंकि इससे हरीश रावत का फजीता हो जाएगा। देखिए, भाजपा का पन्ना प्रमुख तो जो है शराब और पैसा बांटने का एजेंट है? लेकिन हमारा जो कंसेप्ट बूथ का है वो है जन सेवा और पार्टी को मजबूत करना। तो हम इसलिए बूथ पर जाएंगे। भाजपा तो ये तो उन्होंने आइडेंटिफाई कर दिया, भैया तू हमारा माल बांटने का काम, पैसा बांटने का काम, शराब बांटने का काम तू करेगा। बल्कि कई लोग तो उनसे कुकर फुकर कुछ और चीज भी बंटवाते हैं। हरीश रावत जी के कार्यकर्ता निचले स्तर पर शराब बेच के चुनाव लड़ते होंगे, शराब पिलाकर। हो सकता हो पैसे देकर भी चुनाव लड़ते होंगे। मेरे भी अपने अनुभव है, मुझे मालूम वो लोग क्या क्या करते हैं। अब बहुत सारी चीज़ें सार्वजनिक नहीं की जा सकती क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इसमें हरीश रावत जी का फजीता हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो बूथ अध्यक्ष है, जो पन्ना प्रमुख है, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों को आम आदमी तक ले जाता है और उन कार्यक्रमों के माध्यम से उन लोगों को पार्टी तक जोड़ता है और उसके कारण चुनाव परिणाम हमारे पक्ष में आते हैं। हरीश रावत जी को भाजपा की पद्धति सीखने के लिए अब दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि अब कांग्रेस में इतना पक चुके हैं कि अब हम चाहे भी तो नई स्थिति में तैयार नहीं हो सकते, उसको नहीं सीख सकते। तो अगली खबर की ओर करेंगे। देहरादून में श्री कल्की पीठाधीश्वर के आचार्य प्रमोद कृष्णन ने डेमोग्राफिक चेंज को लेकर प्रतिक्रिया दी है। बता दें कि उन्होंने मुख्यमंत्री की प्रशंसा की, साथ ही विपक्ष पर देश को बांटने का आरोप भी लगाया और कहा कि भारत को तोड़ने की कोशिश हो रही है। भारत 1000 साल तक गुलाम रहा और अब भारत की राजनीति में वर्तमान विपक्ष क्षेत्र, जाति, भाषा, धर्म के नाम पर देश की खंड खंड करना चाहते हैं। तो वही साथ ही कई डेमोग्राफिक चेंज सामान्य तौर पर नहीं हो रहा है, ये साजिश के तहत हो रहा है, जिसके खिलाफ पूरे भारत को एक होना होगा। भारत के खिलाफ जो साजिशें 1000 साल तक हुई, जिसमें भारत 1000 साल तक गुलाम रहा, तो अंग्रेज़ों ने और मुग़लों ने जो तौर तरीके अपनाए, जो साजिशें अपनाई, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि भारत की राजनीति में भारत का जो वर्तमान विपक्ष है वो क्षेत्र के नाम से, जाति के नाम पर और भाषा के नाम पर और धर्म के नाम पर इस देश को खंड खंड करना चाहता है। के तहत वो उत्तराखंड में जो उनकी साजिश है वो निरंतर हो रही है। लेकिन उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जी, उनके नेतृत्व में मुझे पूरा भरोसा है कि उत्तराखंड सुरक्षित भी रहेगा, संरक्षित रहेगा और सशक्त रहेगा। तो वहीं रुड़की के स्थित बुग्गावाला थाना में उस समय हलचल मच गया जब एक चाचा बेटे की शिकायत लेकर पहुंचे और बताया कि समय पर खाना नहीं मिलता, जिसके बाद पुलिस ने पूरी संवेदनशीलता के साथ बुजुर्ग को थाने में बैठाया। साथ ही शांत होकर
हर बात सुनी और सम्मान पूर्वक उनकी परेशानी को समझा। फिर परिवार को बुलाकर काउंसलिंग की गई। साथ ही बेटे को समझाया गया कि बुजुर्गों की सेवा, सम्मान और समय पर भोजन देना सबसे बड़ा कर्तव्य है। हालांकि कुछ दिन पुलिस घर पहुंची तो चाचा ने मुस्कुराते हुए बताया कि अब उनका पूरा ध्यान रखा जा रहा है और घर में माहौल भी सुधर गया है। तो अगली खबर की ओर रुख करेंगे। नैनीताल में जल्द ही एक बड़ा बदलाव होने वाला है। बता दें कि ऐतिहासिक बड़ा बाजार अब अपनी पारंपरिक पहचान के साथ एक नए रूप में विकसित होने जा रहा है। दरअसल प्रशासन ने यहां व्यापक सौंदर्यीकरण और पुनर्निर्माण की योजना तैयार की है, जिसके तहत पूरा बाजार कुमाऊनी स्थापत्य शैली में ढाला जाएगा। तो वहीं इस परियोजना के तहत स्थानीय कारीगरों द्वारा बनाए गए कुमाऊनी पत्थरों, पारंपरिक लकड़ी और नक्काशी और सांस्कृतिक डिजाइनों का उपयोग किया जाएगा। साथ ही दुकानों के शटरों पर कुमाऊनी लोक कला और पारंपरिक चित्र उकेरे जाएंगे। तो वहीं आपको बता दें, बाजार की लाइटिंग व्यवस्था को आधुनिक और आकर्षक रूप दिया जाएगा। साथ ही दुकानों के होर्डिंग्स को एपड़ कला से सजाया जाएगा, जिससे बाजार की सांस्कृतिक पहचान और मजबूत होगी। साथ ही स्थानीय लोगों और व्यापारियों में इस योजना को लेकर उत्साह है। उम्मीद है कि नया बड़ा बाजार न केवल शहर की सुंदरता बढ़ाएगा, बल्कि यहाँ के पर्यटन और व्यापार को भी नई उड़ान देगा। तो ये नैनीताल कुमाऊनी शैली से बदलेगा, जहाँ नैनीताल का बड़ा बाजार लकड़ी की नक्काशी से होगा सौंदर्यीकरण। बाजार का हमारा जो ऊपर का पोर्शन छूटा हुआ था बाजार का, उसमें हमें पर्यटन विभाग से इसमें 2 करोड़ 32 लाख है, अच्छा उतना पैसा में सैंक्शन हो गया, जिसका टेंडर हम लोग ने आमंत्रित कर लिया है। शीघ्र ही अगले महीने से जहाँ तक इस पर भी कार्य शुरू कराएंगे। नैनीताल की बड़ा बाजार एक बार फिर चमकने वाली है। 2 करोड़ 29 लाख की लागत से बनने वाले बड़ा बाजार में कई सारे कार्य होने हैं। कुमाऊनी शहरी, पारंपरिक शहरी, इसी के साथ ही कुमाऊनी कल्चर में कुछ नया देखने के लिए मिलेगा। नैनीताल की बाजार को अब कुमाऊनी शैली पर पूरा संजोया जा रहा है, जिससे नैनीताल पहुंचने वाले पर्यटक वहां पहुंचकर फोटोग्राफी कर सके। न्यूज इंडिया के लिए नैनीताल से दीप्ति बोरा की रिपोर्ट। तो बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहे न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।